वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। आज जो है मैं आपको कराऊंगा क्लास 10th का जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या है, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर को आज मैं आपको कराने वाला हूँ और इसमें जितने भी एग्जाम्पल आए हुए होंगे, ठीक है, उन एग्जाम्पल्स को भी बताऊंगा और आपकी एक्सरसाइज को भी बताऊंगा। ठीक है, ये जो वीडियो होगी ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, दोनों के लिए होगी। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। ये किसी भी चैप्टर को करने से पहले हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जिसको बेसिक नॉलेज कहते हैं। और जो है कंसेप्ट जो होते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए कंसेप्ट होते हैं, वो कंसेप्ट अगर हमें पूरा तरीके से क्लियर है तो हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम करते हैं स्टार्ट वास्तविक संख्याओं को, ठीक है, रियल नंबर्स को। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? इन नंबर्स को करने से पहले कुछ और नंबर्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको उन नंबर्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको जनरली हम यूज करते हैं काउंट करने के लिए, किसी भी चीज को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं नेचुरल नंबर्स का। जैसे कि 1 2 3 4, ये जितने भी होते हैं सब नेचुरल नंबर होते हैं, क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइटली तक जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स। बट नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता है। ठीक है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। अगर मैं इन सारे नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं, ठीक है, अब जीरो को इन नेचुरल नंबर में क्यों नहीं लिए गए, इसका भी एक रीजन था। रीजन ये था कि जीरो की खोज हुई थी। ठीक है, जीरो की खोज हुई थी यानी कि सर्च किया गया था जीरो। जीरो नेचर से नहीं मिला था। ठीक है, तो अगर मैं इन सारे नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर दूं तो जो मुझे नंबर्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जब संख्याएं पूर्ण तब होती हैं जब उसके अंदर जीरो ऐड हो जाए। सो 0 1 2 3 4 और कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछता है आपसे। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, यानी कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ठीक है, तो आंसर आप देंगे 1। एंड पूर्ण संख्याओं से क्या पूछेगा? होल नंबर से व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो क्या होगी? 0 होगी। और क्या पूछ लेता है? कहता है कि इनमें से पूर्ण संख्या नहीं है। आपको ऑप्शन पूर्ण संख्या नहीं है, आपको ऑप्शन देगा उसमें जीरो भी होगा। ठीक है, तो आप जीरो को ऐसा मत करना कि पूर्ण संख्या ना लगाएं। जीरो एक पूर्ण संख्या होता है यानी कि होल नंबर में आता है। ठीक है, नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो को भी ऐड कर दूं तो क्या मिल जाते हैं? होल नंबर्स मिल जाते हैं। अब इन होल नंबर्स में अगर मैं निगेटिव नंबर्स को ऐड कर दूं तो मुझे जो मिलेंगे वो मिलेंगे इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। इंटीजर्स मीन्स होता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। अब देखिए जीरो, ये तो रहा जीरो। ठीक है, फिर 1 2 3 4 और यहाँ कहां तक चलेगा? प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर यहाँ जीरो के बाद मैं इससे पहले के नंबर लूं तो जीरो से पहले क्या आते हैं नंबर? माइनस में आते हैं। -1 आएगा, -2 -3, इस तरीके से यहाँ पे नंबर आते हैं, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर जीरो तक और जीरो से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे होते हैं पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में मैंने किसको ऐड किया? जीरो को, तो मिल गया मुझे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। और इन होल नंबर्स में मैंने नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड किया तो कौन से मिल गया? मुझे पूर्णांक मिल गया, जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो ये 3 तरीके के नंबर्स हो गए। अब इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं? आपसे पूछेगा नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो आप बोलेंगे हाँ नेगेटिव नंबर्स आते हैं। क्या जीरो इंक्लूड होता है? जीरो भी इंक्लूड होता है। क्या पॉजिटिव नंबर आते हैं? तो पॉजिटिव नंबर आते हैं। आपसे पूछे सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है तो आप नहीं बता सकते। आपसे पूछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है तब भी आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये माइनस में चलते हैं इनफाइनाइट में और ये चलते हैं प्लस इनफाइनाइट में। ठीक है, यानी कि अनंत तक जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि कहाँ तक चलते हैं ये नंबर्स। अब इन सब नंबर्स के बाद देखिए मैंने क्या किया, पहले इसको इसमें ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया। अब इसको किसमें ऐड करूं कि दूसरा नंबर मिल जाए? तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगा? देखिए अगर मैं इन सारे पूर्णांकों को, ठीक है, इंटीजर्स को अगर मैं फ्रैक्शन में लेकर आ जाऊं, ठीक है, तो मुझे जो मिलेंगे वो मिलेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल
नंबर्स, रेशनल नंबर्स को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। और आपको इस चैप्टर में यही देखनी है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होती है, अगर मैं इन सारे फ्रैक्शंस को सॉरी इन सारे इंटीजर्स को फ्रैक्शन में लेकर आ जाऊँ, ठीक है, तो फ्रैक्शन में लाने की कंडीशन भी होती है। देखिए परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर, इनकी कंडीशन क्या होती है, अगर कोई भी नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में है और जो जो हमारा नीचे का डिनोमिनेटर होता है q, ये जीरो के इक्वल नहीं हो, यानी q डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन द नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, इफ एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन दिस नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, उस नंबर को हम कहेंगे रेशनल नंबर। अब इसकी कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल्स लूँ इसके, सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सो मैं अगर नेगेटिव लूँ तो -5 ले सकता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव लूँ तो 6 भी ले सकता हूँ और यहाँ 0 भी ले सकता हूँ। बट कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए, p अपॉन क्यू, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ p तो मुझे दिख रहा है बट q नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो q के लिए मैं क्या करूंगा, इन नंबर के नीचे क्या कर लेते हैं, एक डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं, यहाँ भी ले लीजिए, यहाँ भी ले लीजिए, यहाँ भी ले लीजिए। अब नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं किसी नंबर के, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी किसी की, -5 है तो -5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ p भी मिल गया मुझे, q भी मिल गया, p भी मिल गया, q भी मिल गया। क्या q डज नॉट इक्वल टू जीरो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर 0 तो नहीं है। देखिए डिनोमिनेटर यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है, तीनों जगहों पर डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो -5 और 6 और 0 है, ये क्या हुए, एक रेशनल नंबर हुए, परिमेय संख्याएं हुई। ठीक है, और भी एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं हम, 6 अपॉन 8, 9 अपॉन 7। ठीक है, जो भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा वो होगा रेशनल नंबर। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, 0 और 1 अपॉन 1 आ रहा है, हम 0 को तो किसी नंबर से भाग दे सकते हैं, 0/5, 0/6, सबका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। बट किसी भी नंबर को 5 को 0 से नहीं दे सकते और 8 को 0 से नहीं दे सकते, 10 को हम 0 से नहीं दे सकते, यानी कि हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत आगे काम में आएगी। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके रेशनल नंबर्स। अब इन रेशनल नंबर में आपने एक और देखा होगा, रूट, स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, तो वो भी मैं अभी आपका क्लियर कर देता हूँ। जैसे रूट है, रूट 25 ले लीजिए, रूट 64 ले लीजिए, या फिर रूट 25 ले लीजिए, या फिर रूट ले लीजिए आप 16 का, ये हो गए। ठीक है, अब अगर कोई भी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर है, देखिए मैं यहाँ ले तो यहाँ भी सकता हूँ, नीचे वन ले सकता हूँ, लेकिन ये p जो है ये कौन सा नंबर है, ये रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, आपको ये पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। ठीक है, स्क्वायर अगर रूट से किसी भी वैल्यू को बाहर निकालते हैं तो क्या आता है उसका, किसका स्क्वायर होता है, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, 25 5 का, अच्छा 25 टू टाइम आ गया, इसको 36 कर लीजिए, तो 36 किसका होगा, 6 का, और 16 किसका होगा, 4 का। ये सारे क्या थे, परफेक्ट स्क्वायर्स थे। अब जब मैंने इस रूट की वैल्यू को रूट से बाहर निकाला तो मुझे क्या मिला, एक रेशनल नंबर मिला। सो रूट के अंदर अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर दे रखा होगा तो वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब इसी से आपका क्लियर करा देता हूं मैं, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर तो वो होगा जो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर में होंगे। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको देखिए, जिसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये क्या होते हैं, देखिए जितने भी रूट आ रहे हैं, देखिए जैसे रूट ले लूं मैं 3, रूट ले लूं 5, रूट ले लूं 7, या रूट ले लें यहाँ पर 8 का। ठीक है, या फिर कोई भी रूट ले लें। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये रेशनल है, इरेशनल है। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्याएं जो इरेशनल नंबर होते हैं उसमें आएगा तो रूट भी, लेकिन रूट के अंदर जो अमाउंट होगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। देखिए क्या 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं होता है, 5 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो इनको जो बोलेंगे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। अगर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर होता तो क्या होते, रेशनल नंबर होते, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है।
ठीक है। और एक और आता है इरेशनल नंबर, ये बहुत ट्रेंड करता है एग्जाम में, पाई। पाई पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा कि पाई जो है वो एक रेशनल नंबर है या इरेशनल है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या आंसर देंगे, पाई इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों है पाई, बता सकते हैं? क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है। पाई की कोई वैल्यू नहीं होती, हम होती है मतलब हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं कह सकते पाई की, ठीक है। जैसे पाई है, कहीं कहीं आपने देखा होगा, जो पाई है पाई की वैल्यू दे रखी होती है 22/7, 22/7 दे रखी होती है। अगर 22/7 के अकॉर्डिंग हम देखें तो पाई क्या होना चाहिए था, एक रेशनल नंबर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और क्यू भी जीरो के इक्वल नहीं है रेशो में। तो क्या होना चाहिए था, एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए था, सॉरी परिमेय संख्या होना चाहिए था, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती है, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हमसे बोल देते हैं कि पाई इक्वल टू रखिए आप 22/7, तो हम उसकी वैल्यू रख देते हैं और आंसर आ जाता है। लेकिन पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स आपने देख लिए। इसके बाद आपके टू नंबर्स और बताऊंगा, उसके बाद आपको रियल नंबर की ओर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो आपको नेचुरल नंबर्स पता चल गए क्या होते हैं, ठीक है। और आपको होल नंबर्स भी पता चल गए क्या होते हैं, पूर्णांक पता चल गए आपको इंटीजर्स क्या होते हैं, और इसके बाद हमने देखा था रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर के साथ साथ आपने देखा था इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। ये सारे इरेशनल नंबर थे। अब आप ये देख लीजिए कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर्स, इनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं, ये होती हैं भाज्य संख्याएं। और दूसरे कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर के बाद आते हैं प्राइम नंबर्स, ये होती हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब देखिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं और प्राइम नंबर कौन से होते हैं। आपने देखा होगा फैक्टर, अच्छा एक और चीज, फैक्टर, इसको कहते हैं हम गुणनखंड, ठीक है। और एक होता है प्राइम फैक्टर, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। आपके इस चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड का बहुत यूज होगा, ठीक है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। देखिए जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं और प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं 8, ठीक है, और 8 को मैं फैक्टर प्राइम फैक्टर करूं तो 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा और 2 1 जा, ये होगा, ठीक है। और एक अगर ये कहें 8 है, 8 किस किस के टेबल में आता है, 8 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 8 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। अब जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करके बनते हैं, ठीक है। जैसे ये है, हमने ये कर लिया। अब 8 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हुए, 2 × 2 × 2 हुए। और 8 के जो फैक्टर हुए वो फैक्टर क्या हुए 8 के, देखिए हो गए 1 2 4 8। अब यहां से आपको क्लियर क्या होता है ये देख लीजिए। अगर हमसे कहेगा किसी भी नंबर के फैक्टर फाइंड करने के लिए, तो फैक्टर का मतलब है वो किस किस के टेबल में आता है, गुणनखंड के लिए ये होते हैं गुणनखंड। अगर आपसे कहेगा अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो आप क्या करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। हम कितने अभाज्य गुणनखंड की मल्टीप्लाई में इसको लिख सकते हैं, ये होता है आपका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ, 12। अगर आपसे कहे 12 के गुणनखंड कीजिए, ठीक है, यानी फैक्टर फाइंड कीजिए, तो फैक्टर क्या होंगे, जिसके टेबल में आएगा, देखिए किसके में आएगा, 1 के में, 1 से कटेगा और 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी और 12 से भी। तो 12 के जो फैक्टर हुए वो हो गए 1 2 3 4 6 एंड 12। और अगर इसके अभाज्य गुणनखंड देखें तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 12 के, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो यहाँ से 12 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये हो गए, ठीक है। तो फैक्टर और प्राइम फैक्टर, ये अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ, हो गया तो ठीक है।
इसके बाद देखिए क्या करते हैं। देखिए पहले आता है भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अब भाज्य संख्या बताता हूँ। देखिए अब बात हम जो करेंगे यहाँ पर भाज्य और अभाज्य में, वो करेंगे इसके फैक्टर को लेकर। जैसे आपको मैं एक नंबर दे दूं 8, 8 के अभी आपने फैक्टर किए थे, प्राइम फैक्टर नहीं फैक्टर। तो फैक्टर क्या क्या आए थे 8 के? 1 के टेबल में भी आ रहा था, 2 के में भी, 4 के में भी, 8 में भी। ठीक है, ऐसे ही और एक लग जाए 6। 6 के फैक्टर अगर देखें तो किसमें आएगा? 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा और 6 में भी आएगा। ठीक है, और नंबर ले लें, और ले लेते हैं 5। 5 किसके में आएगा? 1 के में आएगा और 5 के में आएगा। ऐसे ही 7, 7 किस में आएगा? 1 में आएगा और 7 में आएगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, 8 है, 8 में कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं। 6 है, 6 में भी कितने? 4 फैक्टर हैं। और 5 में कितने? 2 हैं। 7 में कितने? 2 हैं। तो बेटा ये जो होते हैं आपके प्राइम कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हों। कोई भी नंबर हो 2 से ज्यादा फैक्टर है, वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। जैसे 8 एग्जाम्पल में आ जाएगा 8, 6, 12 और भी हो सकते हैं। और जिसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे? प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्या। जैसे 5, 7, या और एग्जाम्पल यहां से ले लें तो 3 और 2। देखिए 2 को बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं 2 में कि 2 इज अ कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। सो 2 इज अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर। ओके, व्हाई? बिकॉज 2 दिस नंबर हैज 2 फैक्टर्स, ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 एंड 2 केवल 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए कि क्या होगा? एक अभाज्य संख्या होगा 2। ऐसे ही 3, 3 किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में और 3 के टेबल में, और तो नहीं आएगा। तो 2 फैक्टर्स हैं, तो क्या हुआ? ये अभाज्य संख्या हुआ। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 9 का। 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आएगा, 9 के टेबल में भी आएगा। 3 फैक्टर हो गए। जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए तो क्या होता है? एक अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम किस पर? रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं पर। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्याएं क्या होती है ये देख लीजिए। अब आपने जो भी पढ़ा है वो सारा आपका वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आता है। ठीक है, देखिए कैसे। पहले मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद इन नेचुरल नंबर्स को मैंने किसके अंदर रखा था? होल नंबर में, होल नंबर्स। होल नंबर के बाद हमने क्या देखा था? होल नंबर के बाद हमने क्या देखा था? इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद हमने क्या देखा था? इंटीजर्स के बाद आए थे हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब हमने ये सारे नंबर्स देखे। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इन नंबर्स को अगर मैं सभी नंबर्स को ऐड कर दूं, ठीक है, तो जो मुझे मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? वो मिलेंगी रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। ये जो रियल नंबर होता है, इन सभी नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो मुझे मिल जाता है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या आता है? रेशनल नंबर, इरेशनल आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आएंगे और नेचुरल नंबर भी आएंगे। सभी नंबर का कलेक्शन जो होता है वो होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो जो हम आज चैप्टर कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? वास्तविक संख्याएं चैप्टर कर रहे हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें उठाना है अपना बुक को, और बुक के जो एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उन एग्जाम्पल्स को पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल 1 आपसे क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 1 कह रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी आपको मैंने क्या बताया था? अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये उसी का यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है वो बताना। तो मैंने आपको बताया, आपको समझ में भी आया होगा। अब देखिए 6 के और 20 के, 6 के और 20 के हमें करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए एक नंबर ले लीजिए 6 और ये कौन सा दूसरा है? 20।
हमसे क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स कीजिए। आपको मैंने बताया था एक तो होता है फैक्टर, एक होता है प्राइम फैक्टर। आपसे प्राइम फैक्टर के लिए कह रहा है तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 2 से कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। और यहां पर क्या कर सकते हैं, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे फैक्टर्स, कौन से फैक्टर हैं, प्राइम, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर कौन कौन से हो गए, 2 इंटू 3, यानी कि 6 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हो गए, 2 इंटू 3। और यहां पर अब लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है। लिख लेंगे आप 20 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। ये हो गए। अब हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स तो फाइंड कर लिए, अब क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कैसे निकालना है, देखिए मैं इस नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है, दो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम 2 की पावर 2 लगा सकते हैं, ठीक है, इंटू में 5। एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसमें 2 कितनी बार आ रहा है और इसमें 2 कितनी बार आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, 2 या 3 कुछ कॉमन नहीं है, जो भी वैल्यू कॉमन होगी वही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इज 2। एंड व्हाट अबाउट द एलसीएम, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए सबसे इजी मेथड आपको बता रहा हूं, आपने जो भी कॉमन लिया है एचसीएफ में, ठीक है, जो भी एचसीएफ में कॉमन लिया है, क्या लिया है आपने, 2, पहले उसको लिख लीजिए। अब इस 2 के बाद जितने भी नंबर बचे रह गए उन सबको नोट कर दीजिए। देखिए क्या क्या रह गया, 2 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया, तो आप लिख दीजिए 2 3 और 5 और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60, ठीक है। सो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 और एचसीएफ आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं किन्हीं भी दी गई 2 नंबर्स का, ठीक है। किसके थ्रू करना है हमें, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर 6 के हो गए, प्राइम फैक्टर 20 के हो गए, दोनों के फैक्टर्स को हमने पहले लिख दिया। और एचसीएफ निकालेंगे तो जो भी कॉमन आएगा उसको लिखेंगे, और अगर एलसीएम फाइंड करेंगे तो जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी सबको नोट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूजन बच्चों का क्या रहता है कि जो कॉमन आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो आप एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, और एलसीएम निकालेंगे तब भी आपको एक ही बार लिखना है, और बाकी जितने नंबर रहेगा उन सबको मल्टीप्लाई में लिख देना है और मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले आपको क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर एलसीएम निकालिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर्स दे रखे 96 एंड 404। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन फाइंड द एलसीएम। पहले आपको एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम फाइंड करना है। नंबर आपको दे रखे 96, ठीक है, ये आपका है एग्जाम्पल 2 बता रहा हूँ, इसमें आपको दे रखा है 96 और कितना दे रखा है 404, ये 2 आपको नंबर्स दे रखे हैं और आपको पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको 96 दे रखा है, 404, आप इसके प्राइम फैक्टर्स कीजिए, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। देखिए आपको प्राइम फैक्टर्स अगर फाइंड करने हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर की डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, जो कि क्लास 4 से 3 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपको सारी डिविजिबिलिटी पता होगी कि कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, 3 से कब होगा, 4 से कब होगा, इवन 7 से 11 12 जितने भी नंबर्स होंगे सबसे कैसे डिविजिबल होगा वो बता दूंगा, ठीक है।
तो पहले 96 को डिवाइड करना है, लास्ट में 6 आ रहा है और ये 2 से डिविजिबल होगा। जब 2 से इसको करेंगे तो 2 4 जा कितना होता है 8, यहाँ से 1 बचेगा, ये हो जाएगा 16 और 8 2 जा होता है 16। 2 से करेंगे तो 24, अगेन 2 से करेंगे आएगा 12, 2 से 6, 2 से 3 टाइम और 3 बन जा 3, ठीक है। 404 में देखेंगे हम 2 से तो 202, अगेन 2 से देखेंगे 101 और 101 केवल 101 से ही जाएगा, तो इसका यहीं पर एंड हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या लिखना है, मैं इसको लिख देता हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ करके, ठीक है। आप देख लेंगे, आपको यूपी बोर्ड वाले बच्चों को लिखना है 96 के अभाज्य गुणनखंड, 404 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ इंग्लिश में, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 404, दोनों के लिखेंगे। 96 से कितने हैं देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ है 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ आपको। आपको निकालना है HCF, ठीक है। HCF निकालना है, तो देखिए HCF ऑफ किस किस का निकालेंगे, 96 एंड 404 इक्वल टू, देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 दोनों बार आ रहा है, ठीक है। और तो कुछ कॉमन नहीं है, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, बट सीधे सीधे कॉमन नहीं देखना है, हमें देखना है ऊपर और नीचे, इन नंबर्स में इन नंबर्स में। यहाँ तो 101 आ रहा है और 101 कहीं नहीं आ रहा है, तो कुछ और कॉमन नहीं है, केवल ये 2 कॉमन है। और कितनी टाइम आया है, 2 बार, तो इसको हम लिखेंगे 2 टाइम, और 2 2 से कितना हो जाएगा 4, ठीक है। सो HCF जो आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। हमसे कह रहा था पहले HCF फाइंड करो, हमने पहले HCF फाइंड कर दिया, अब निकालना है LCM, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM इसका निकाल सकते हैं, इसी मेथड से भी निकाल सकते हैं, और एक और मेथड है उससे भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में उसको लैंग्वेज चेंज करने का जो मकसद था वो ये था कि हमारा एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को सॉल्व कर लें हम लोग। कैसे करना है देखिए, एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये एक फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आपको पता होगा, ठीक है, या ये बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया या ये हो गया, ठीक है। 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए कैसे, 2 नंबर्स हैं, अब बात हो रही है LCM HCF की। यहाँ पे 2 नंबर्स कौन कौन से, 96 और 404, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कितना है 96, सेकंड है 404 इक्वल टू, LCM हमें पता नहीं है कितना है, HCF आपको पता है कितना है, HCF आया हमारा 4, ठीक है। इतना यहाँ तक क्लियर है। हमें फाइंड करना है LCM, अब हम इस मेथड से भी LCM निकाल सकते हैं, ठीक है। तो LCM फाइंड करना है, तो LCM को हम इसी जगह पर रहेंगे, इस 4 को कहाँ लेकर आ जाएंगे, डिवाइड में, ठीक है। तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4। अब 4 से 404 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 से 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 0 और 4 बन जा 4। तो LCM कितना आएगा, LCM आएगा 96 इंटू 101। आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 101 की किससे करनी है, 96 से मल्टीप्लाई करनी है, 606 इंटू 909, 6969, तो कितना आ रहा है 9696, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखिए इस मेथड से कैसे करेंगे, आपको LCM फाइंड करना है। तो LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो भी आपका LCM आया उसको तो एज इट इज नोट कर दीजिए, HCF जो भी आया 2 इंटू 2 टाइम आया लिख दिया। अब क्या क्या बचा है वो सारे ऊपर वाले लिख दीजिए पहले, तो 2 2 2 इंटू 3 इंटू जो नीचे में क्या बचा है 101, इसको लिख दीजिए। अब आप मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, पहले छोटे छोटे नंबर्स को फैक्टर्स छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए। देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, तो यहाँ तक कितना हो रहा है 32 इंटू 3 की आप 101 से करेंगे तो आएगा 303। अब आप क्या कीजिए, 303 की मल्टीप्लाई 32 से करके देख लीजिए,
3 2 6 0, 3 2 6 इंटू 3 3 9 0 9। ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9696। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 एग्जाम्पल्स थे आपकी बुक के। ठीक है, इन 2 एग्जाम्पल्स से आपको क्या क्या क्लियर हो गया होगा, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से एलसीएम निकालेंगे, किस तरीके से एचसीएफ निकालेंगे। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम दे, आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं और आपको एचसीएफ दे रखा है, तो आप एलसीएम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ दिया है एक और एक नंबर दे रखा है, तो आप यहाँ से सेकंड नंबर निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी एचसीएफ भी, और दोनों नंबर में से कोई एक नंबर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। ये तो सारा था बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 का पहले हम 6 के फाइंड करेंगे, तो 6 को करेंगे तो 3 से जाएगा और 3 बन जा। 72 में करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा 36, 2 से करेंगे 18, 2 से 9, 3 बन जा 3, एंड 120 को करेंगे 2 से 60 टाइम, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। ठीक है, ये तो हो गए इसके क्या प्राइम फैक्टर्स। अब इन प्राइम फैक्टर्स को लिख दीजिए। ठीक है, 6 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 कितने हैं 2 इंटू 3, एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, and prime factors of 120 are 2 into 2 into 2 into 3 into 5। ठीक है, तो ये हो गए क्या प्राइम फैक्टर्स। इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अब क्या करना है, हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अब सबसे पहले एचसीएफ निकालना हो और एलसीएम निकालना हो, सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप पहले क्या निकालें एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालकर क्या होता है, एलसीएम निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में वो नंबर्स आते हैं जो इन तीनों नंबर्स में कॉमन होते हैं। अभी जो एग्जांपल किया उसमें 2 नंबर थे, इसमें 3 नंबर है। इन तीनों नंबर में जो भी कॉमन मल्टीपल्स हैं, यानी कि जो भी कॉमन इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, उनको ले लीजिए। कौन कौन से, देखिए इसमें सब में 2 आ रहा है, और क्या क्या आ रहा है 3, देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, यानी कि 2 और 3 ऐसे नंबर्स हैं जो तीनों में आ रहे हैं। ठीक है, अगर तीनों में आ रहे हैं तो वही होगा क्या एचसीएफ। कौन कौन आया उसको लिख दीजिए। 2 आया है तो 2 इंटू 3 आया है कॉमन तो 3, और 3 2 से कितना हो जाएगा 6। तो एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा 6 आ जाएगा। यहां तक क्लियर। अब क्या निकालना है एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां देख लीजिए 3 नंबर वाले में एलसीएम में क्या करना है। देखिए यहां बता देता हूं मैं एलसीएम। आपने सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जो भी एचसीएफ आया आप उसको लिख दीजिए। कितना है 2 इंटू 3, आप लिख दीजिए 2 इंटू 3। अब जो भी आपके सर्किल किए हुए हैं यहाँ पर रेक्टेंगल बना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो हम लिख चुके हैं। अब जो रह गए उनको देखिए। देखिए इस लाइन में क्या रह गया, कुछ नहीं रहा। अब इस लाइन में इस लाइन में इन दोनों लाइनों में बचे, तो इन दोनों लाइनों में जो जो और कॉमन आ रहा है उनको भी आप एक बार लिख दीजिए। जैसे ये 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है और ये वाला 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों 2 को कितनी बार लिखेंगे, एक एक बार लिख देंगे। अब क्या बचा है 3 और 5, आप 3 को भी लिखिए 5 को भी लिखिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब करनी है हमें मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, इधर से कर दें, इधर से कर दें, किसी और नंबर को लेकर कर दें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। ठीक है, या फिर आप मल्टीप्लाई कैसे भी कर लीजिए। देखिए मैं क्या करता हूँ 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, यहां तक कितना आ रहा है 24 इंटू 5 3 जा 15। अब क्या कीजिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। 15 4 जा 60, 60 का 0 6 कह रहे, 15 2 जा 30, 30 और 6 कितना हो जाता है 36। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं।
अब देखिए आपके जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें करनी है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। सो 1.1 से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं तो वो सारे मैं आपको कराऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत इजी वे में कराऊंगा, आप खुद उसके आंसर्स लिखेंगे और आपको रियल नंबर चैप्टर बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। और रियल नंबर के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आज के लिए इतना काफी है। ख्याल रखिए, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।